बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर भी आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का एहतजाज इजलास जो था वो एहतजाज और वॉकआउट की नजर हो गया। हुकूमत और अपोजिशन ने एक बार फिर से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। असद उमर साहब की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को गुमराह कहने पर अपोजिशन सीख पा हो गई। नवाज शरीफ की अपोजिशन के चैम्बर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का APC में शिरकत ना करने का हतमी फैसला। वफ्द नून लीग की नुमाइंदगी करेगा। कौमी असम्बली में इजरायली तैयारे की भी गूंज सुनाई दी। असद उमर कशकोल किस चीज से आखिर तोड़ना चाहते हैं, आज ऐवान का आंखों देखा हाल जानेंगे रऊफ क्लास्ट्रा और आमिर मतीन से। प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब जब बढ़ेंगे तो शहबाज शरीफ साहब से ही मुताल्लिक बात होगी कि नैब को शहबाज शरीफ का दोबारा से रिमांड लेने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई। इसकी अंदरूनी कहानी भी आज अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर आजम सवाती साहब का खाना बदोश फैमिली के साथ असल झगड़ा क्या है। इस वाक़े का मुकम्मल तनाजुर तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर याद रहे कि आजम सवाती साहब पहली मर्तबा किसी तनाज़े में शामिल नहीं हुए। माजी में आजम सवाती के हवाले से $1 मिलियन के नोट की क्या कहानी है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे जमीन पानी निकालने के मामले पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने पानी बेचने वाली कंपनियों को अदालत तलब कर लिया। कोई इंसान 50 से 55 रुपए का पानी बीमार होने के लिए नहीं खरीदता। मैंने तो बोतल का पानी पीना भी बंद कर दिया, कौम भी घड़े का पानी पी ले। पिछले 5 साल के दौरान मिनरल वाटर की तैयारी में नेस्ले पाकिस्तान ने 2.25 अरब लीटर कीमती पानी को जाया कर दिया। नेस्ले की उबूरी ऑडिट रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या इंकिशाफात हुए, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यह भी बता दें आपको कि जाली अकाउंट्स केस के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने यह वाजे कर दिया है कि यह केस 1 हफ्ते में मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में यह भी आपको बताएंगे कि नए पाकिस्तान का फौरी इंसाफ कैसा है। FIA के जिस असिस्टेंट डायरेक्टर ने FIA के सरबरा के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शिकायत की, अगले ही दिन उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें अहलिया और उनकी साली के हमरा तलब कर लिया गया। मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बात करेंगे। आमिर साहब आप भी मौजूद थे, रऊफ क्लास्ट्रा साहब भी मौजूद थे। आज भी वहां पर हमने देखा कि एहतजाज भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ। तसल्ली और तशफ़ी तो किसी चीज़ की ना हो सके। कौमी असम्बली में आज जो है ना, जो फोकस रहा ना वो इकॉनमी मईशत पे रहा, इसराइल पे रहा, इन चीज़ों पे रहा। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि होना चाहिए था कि नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ पे होना चाहिए था। ये छोटी बात नहीं है, सिर्फ ये 2-3 महीने पहले ये सोचा नहीं जा सकता था कि शहबाज शरीफ साहब जो कि जिनकी ताकत से, दहशत से वहाँ ब्यूरोक्रेट्स की टांगें कांपनी शुरू हो गई, 10 साल से वो थे कि ये गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो वो गिरफ़्तार हैं। तो वो आए हुए हैं 2 दिन से, मगर वो कोई फोकस नहीं था। उससे बड़ी खबर ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले 40-50 दिन से, जब से वो जेल से रहा होके आए हैं, वो खामोश थे। तो ये था कि वो आज नेशनल असम्बली में आए हुए थे, तो होना ये चाहिए था कि वो यही सारा, फिर ऐसे मौक़ों पे असम्बली भूल जाती है, ये इवेंट होना चाहिए था। पर वहाँ पे ये माहौल नहीं नज़र आया। ऑफ कोर्स वहाँ पे साफ़ी बुलाए गए थे जो कि नवाज शरीफ साहब से अपोजिशन चेम्बर्स में मिल रहे थे, वो MNA से मिल रहे थे, दोनों भाई एक दूसरे से मिल रहे थे। तो ये एक बड़ी एक्टिविटी साइड लाइन्स पे असम्बली के हॉल से बाहर हो रही थी, मगर इतना भौचाल नहीं आया हुआ था जितना असूली तौर पे आना चाहिए। कि असूली तौर पे बात यह है कि नंबर्स में अपोजिशन बड़ी ज़्यादा है, मगर उनको एक PTI को बड़ी एडवांटेज है कि उनकी जो हैं पार्टियों के अंदर एक बहुत ज़्यादा बहरान सा ये इंतशार बहुत ज़्यादा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में होते हैं और छुट्टी पे आना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, जब वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली आते हैं तो लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये देखें ये तो नाअहल हैं, ये प्रिजाइड क्यों कर रहे हैं, ये मसले हो जाते हैं। दूसरा ये है कि APC जिस तरह के फाइनली, जिस तरह हमने कल ही बता दिया था कि APC शुरू होने से पहले ही फेल हो गई है कि ना उसमें नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, ना उसमें असद ज़रदारी साहब जा रहे हैं, सेकंड टियर के लोग जा रहे हैं, तो वो ना होने के बराबर है।
और यहाँ पे नून लीग जो है वो एक कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स के होने के बावजूद कोई कमज़ोर सी अपोजिशन नज़र आ रही है, लीड भी नहीं कोई ठीक कर पा रहा, और पीछे से काफ़ी सारे जो फर्स्ट ईयर के लोग हैं वो कंप्रोमाइज्ड भी हैं। यही हाल ये है कि पीपल्स पार्टी का कि आसिफ जरदारी साहब को इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इशारा आ गया कि हफ्ते के अंदर जो है ना फैसला आ जाएगा ओमनी वाला जो केस है, और उनकी सारा ध्यान उधर है। सो नून लीग के भी मसले हैं, पीपल्स पार्टी के भी मसले हैं, और बाकी वो जो एक्स्ट्राज होते थे यहाँ पे, एक्स्ट्रा की एक बहुत बड़ी फौज थी। फॉर एग्जांपल महमूद खान अचकज़ई नहीं इलेक्ट हो सके, असफंद यार वली नहीं है असम्बली के अंदर, फजलुर रहमान 30 साल में पहली दफ़ा आउट हैं, और वो MQM के बड़े बड़े यहाँ पे बड़े बड़े धांसू किस्म के यहाँ पे बोलने वाले थे, वो एक तो इलेक्ट नहीं हो सके बेचारे, कुछ MQM छोड़ गए हैं, कुछ मुल्क छोड़ गए हैं, जो बाकी बचे हैं एक्स्ट्राज उनके वो हमायती बन गए हैं गवर्नमेंट के। सो वो भी अपोजिशन में नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि इनको एक बहुत बड़ा PTI को एक एडवांटेज मिला हुआ है कि एक मुंतशर और कमज़ोर नंबर्स के गेम के होने के बावजूद कमज़ोर और मुंतशर अपोजिशन मिली हुई है। मगर ये मुझे ना खुद फ़ायदा उठाते एक तो नहीं नज़र आते, और आउट ऑफ नथिंग नॉन इश्यूज में से रोज एक खड़ा कर देते हैं, जैसा कि ये स्वाति साहब वाला इशू, रोज एक आधा स्वाति खड़ा कर देते हैं, एक आधा स्वाति मसला होता है। बात यह है कि इमरान खान साहब जो हमारे से वादा किया गया था कि वो इस दफ़ा असम्बली में आएंगे, वो आ नहीं रहे हैं। हमें तो ये भी वादा किया गया था कि वो 2 हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम जो है वो क्वेश्चन आवर करेंगे। वो क्वेश्चन आवर का कानून बनाना नहीं है, वो कमेटियां नहीं बनी, वो कानून नहीं बना, उनको कानून की जरूरत नहीं है। भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि उनको कानून की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जब खड़ा होकर क्वेश्चन आवर लेना चाहें, यूसुफ रजा गिलानी यही करते थे, थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन आवर लिया, वो बस खड़े हो जाते थे, बस क्वेश्चन आवर ले लेते थे। तो वो फिलहाल क्वेश्चन आवर दूर की बात है, वो आ ही नहीं रहे हैं। उनकी एब्सेंस में जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब वो इस तरह एक्टिंग करते हैं इसमें वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। फॉर एग्जांपल आज उन्होंने बड़ा कहा कि मैंने असद उमर साहब को ख़ास तौर पे बुलवाया है कि मईशत के मतलब आपको बताएंगे, और वो यू एक्टिंग करते हैं कि आई एम मोर इक्वल अमंग इक्वल्स, मगर ये उनके बस की बात नहीं है। ये सारी को लीड करना इमरान खान साहब को खुद आके ये लड़ाई जो है ना लड़नी पड़ेगी। ये ठीक है मीटिंगें शीटिंगें करते रहे, जितनी भी उन्होंने करनी अच्छी बात है वो है, मगर ये बहाना नवाज शरीफ का भी था जी मैं मीटिंगें बड़ी कर रहा हूँ। मैं जी कौम मुल्क के लिए हर वक्त सोचता रहता हूँ, वो कौम मुल्क सल्तनत को नज़र भी आना चाहिए। पार्लियामेंट एक वाइड जगह होती है जहाँ हमें देख के पता चलेगा, उनका चेहरा देख के, उनकी बातें देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के कि उन मीटिंगों का फ़ायदा क्या हो रहा है। ये अब ये खुफिया मीटिंगें हो जा रही हैं कैबिनेट की, वो अच्छी बात है, काम हो रहा है, मगर नजर ये आना चाहिए, और नजर आता है पार्लियामेंट, वहां से प्राइम मिनिस्टर साहब साहब ये तो आमिर साहब ने देखा, उन्होंने कहा जो भूचाल आना चाहिए था वो उस साइड से नहीं आया। तो आज के इजलास को आपने किन जावियों से देखा? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं आमिर साहब से पहले ये पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि उस वक्त हमें ये कहा जाता था कि इमरान खान इसलिए पार्लियामेंट नहीं जाते कि रबर है, ये रबर स्टैंप है, वहाँ पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। बात ठीक भी थी, इमरान खान की बातों में वजन भी था उस वक्त जब ये बात कहते थे कि उस वक्त वजन था, क्योंकि आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब 8-8 महीने नहीं आते थे, वो तो कैबिनेट के इजलास नहीं बुलाते थे, 1 साल वो सेनेट में नहीं, कि हमने देखी हुई हैं। और वहाँ पे जो उनको यस मैन टाइप सारे के MNAs थे जैसे आजकल हमें देखने में नजर आ रहे हैं, ये उनके दौर में भी थे। और इमरान खान का किसी हद तक चले पॉइंट था, हालांकि हमारे जैसे उस वक्त भी बुरा बन के, इनके नज़दीक बुरा बन के, हम फिर भी कहते थे कि इमरान खान क्योंकि फ्यूचर का अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, इनका जाना बड़ा ज़रूरी है, पार्लियामेंट में बैठना, इनका चीज़ें देखना, क्वेश्चन आवर में इनको वहाँ पे ये कमेटीज, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी अहम है, फॉरेन ऑफिस की बड़ी अहम है, ये फाइनेंस की है, प्लानिंग की है। कल को इनको पता चलेगा जब पावर में आएंगे कि इनके काम क्या है और मैंने काम लेने कैसे, और कहीं पर मुझे ये जो ये ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं कहीं फंसा ना दें। अब इमरान खान क्योंकि उसमें उस वक्त उनका एहतजाज चल रहा था, हमें समझ आती थी। अब तो भी माशाल्लाह पार्लियामेंट एम्पावर्ड है, और उनके जेन्युइन किस्म के बकौल उनके वजीर आजम भी आ गए हैं, या अवाम के पसंदीदा थे, अपोजिशन कहती है सिलेक्टेड थे, वो कहते थे इलेक्टेड थे, जैसे भी हैं, नो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब क्या मसला है? अब जो हमें थोड़ी सी बात जो आमिर ये कहते हैं, पार्लियामेंट का कद ऊंचा होगा इमरान खान के बैठने से, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर से भी नहीं होगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपना वो जो रोल है वो बता देंगे, कुछ 2-4 खड़े होकर अपोजिशन के साथ मैच भी लगा लेंगे, वो 4 बातें, खुर्शीद शाह साहब रोजाना खड़े होते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद यहाँ से अब फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त जो हैं वो ताबड़तार उन पे हमले करते रहते हैं। अब तक तो मैं पिछले 2-3 महीनों में यही देख रहा हूँ। सर कोई तीसरी कोई नई चीज़ हो तो मुझे आप बताइएगा। वो उसमें आती हैं, मान लेते हैं कि बल्कि आपको तो उनको मैं ये न समझता हूँ,
अगर वो इतने काबिल होते, जो उनको फवाद चौधरी साहब याद दिलवाते रहते हैं कि आप कितने करप्ट थे, नाअहल थे, वो शुक्र करें ये करप्ट और नाअहल थे तो आप लोगों की जगह बन गई है। अगर यहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहबा या यहाँ जरदारी साहब, गिलानी साहब या यहाँ नवाज शरीफ साहब और ये खकान अब्बासी साहब डिलीवर कर जाते तो भाई साहब आप लोगों की तो जगह नहीं बननी थी। आपको तो इनको रोजाना गुलदस्ता पेश करना चाहिए। उसमें गांधीगिरी में जो हमने फिल्म देखी थी ना, एक उनकी मुन्ने भाई वाली, वो गांधीगिरी जो हो रही थी उनकी गांधी साहब के हवाले से कि लोगों को फूल पेश करें। दूसरी जो उसको मेरा ख्याल है उन्होंने वो फंसा लिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, वो इनको असद उमर साहब को। अब असद उमर जो है, जो मैंने अब तक उनको देखा तकरीर में, वो डिसेंट वो तरीके से बात करते हैं। हम उन पर एतराज़ भी करते रहते हैं, स्टोरीज भी करते रहे हैं, लेकिन वो डिसेंट तरीके से करते हैं। पोजीशन में भी अटैक अगर करते भी हैं तो साथ में 2-4 को साथ भी मिला लेते हैं। मसला आज उन्हें बड़े अच्छे हवाले दिए। उनको ये पता है कि अगर इनके ये जहाँ पे बैठे हैं, फ्रंट रोज में बैठे हैं, इनमें अगर किसी को इकॉनमी की किसी हद तक समझ आए तो वो एहसन इकबाल साहब को है। बिल्कुल, क्योंकि वो उन सिपैक देखा है, चीज़ें देखी, वो प्रोफेसर भी हैं, वो पॉइंट्स भी लेते रहते हैं, सो वो खड़े होकर जवाब भी देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी तबीयत वो काबू करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी दिन कुछ ना कुछ होना है, ये मैं आपको बता दूं। लेट्स सी क्या ये अयाज सादिक साहब वैसे वो मेरी तरह हैं, उनको ज़्यादा पता ही नहीं है, वो उनसे गुफ्तगू नहीं होती, लिहाजा उन्होंने बड़ी समझदारी से असद उमर ने वो हर दूसरी तीसरी बात पे कहते हैं कि ये जो प्रोफेसर साहब है ना, ये मेरी बात समझ रहे हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। प्रोफेसर साहब बेचारा इसी में मारे गए हैं कि असद उमर मुझे अच्छा कह रहे हो तो मैं अब बुरा कैसे बोलूं। उनको पीपल्स पार्टी में से एक और बंदे का पता है असद उमर साहब को, नवीद कमर का। उन्होंने नवीद कमर के देखा भी, ये नवीद कमर साहब बैठे बेहतरीन बंदे हैं, जबरदस्त आदमी, इनको भी सारा इकॉनमी को पता है। जो मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंड इट। अब नवीद कमर बेचारा में यूं करके बैठा है कि यार मेरे असद उमर ने तारीफ कर दी है कि अब मैं कैसे शिकायत करूं, इनको यहाँ पे हैंडल किया है। लेकिन उन्होंने अगरचे उसमें वन लाइनर कहा है, लेकिन मैं समझती हूँ वो मौलाना फजल रहमान के ट्राइब में आ गए। जैसे हम आ जाते हैं, सारा बंदा जो है इंसान है, अगर मैं भी आ जाता हूँ में चले गए, जरूरत नहीं थी कि जो बंदा हाउस में नहीं है। भाई मौलाना फजल रहमान साहब की ये थोड़ी ये डिफीट है कि ही हैज बीन आउस्टेड फ्रॉम द हाउस। उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जनरल आके उन पे उमर पे बात की, जो इनके वालिद साहब हैं उन पे बात की, और भुट्टो साहब पे आके बात की, या उस पे सॉरी फॉल ऑफ ढाका पे जनरल नियाजी साहब, वो इमरान खान को हिट किया कि नियाजी साहब जो वहाँ सरेंडर किया था, उन्होंने ये किया। साथ में असद उमर को मिला दिया उन्होंने, और दोनों असद क्योंकि जनरल थे, जनरल नियाजी भी थे और साथ में आप जनरल उमर भी थे। अब अपने तो जो बाल उन्होंने फेंकी थी, उन्होंने जो बेट की है, अनफॉर्चुनेटली असद उमर ने बाई की है। हाउस के अंदर आप पे तनकीद हो रही हो तो यस यू हैव द राइट कि आप खड़े होकर कह दें। अब जो बंदा बहर है, ये जो उसमें रेलिवेंट भी नहीं है, आज रात मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी वो तसल्ली के साथ सोए होंगे कि जो मैंने गूगली की थी उसी पे वो बोल्ड भी हुए हैं आज असद उमर साहब। असद उमर जो है उनका मैं जाती तौर पे भी थोड़ा सा जानता हूँ, उनका ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है वालिद साहब वाला। और पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने भी अटैक किया था उनके ऊपर, इनके वालिद साहब के हवाले से। तो शीरी मज़ारी ने बड़ा कम ही वो अच्छी समझदारी की बात करती हैं, तो उन्होंने मगर उस दिन बड़ी समझदारी की बात की। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब एक शख्स हैं, उनका नाम है मोहम्मद ज़ुबैर, वो आपकी पार्टी में हैं, उनके भी वालिद साहब का नाम जो है ना जनरल उमर है। तो ये कभी उनसे भी पूछ लें कि जो है आज आपको असद उमर को देख के जनरल उमर याद आ गए हैं, तो जुबैर साहब से भी पूछ लें। तो वो बड़ा इंटेलिजेंट था। पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस ट्रैप में JUI के फजल रहमान है नहीं है, बाकी जो है वो बड़े सेकंड टियर के लोग हैं। बलोचिस्तान के वहाँ के मौलाना वासे वहाँ में बड़े लीडर होंगे बलोचिस्तान के, यहाँ पे उनको कोई नहीं जानता। वो बेचारे शोर मचा रहे थे, आप भी वहीं थे, कोई उनकी सुनी नहीं इतनी जा रही थी। अनटिल जब तक ये असद उमर ने बेट ली और वो किया तो वो इशू बना, अदरवाइज वो नहीं है। उस बहस में जानी नहीं चाहिए था, इग्नोर करना चाहिए था। बाकी मैं समझता हूँ असद उमर ने इकोनॉमी की अच्छी तकरीर इस सेंस में की कि वो आम आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। डार साहब जब खड़े होते थे ना, उनका मकसद होता था लोगों को कंफ्यूज करना। आम आदमी को तो करते ही थे, वो हमारे जैसों को भी ऐसी जगलरी करते थे, ऐसे स्टेटिस्टिक्स लेके आते थे कि इंसान को समझ नहीं आता कि ये क्या क्या रहे हैं, और यही उनका मकसद होता था। असद उमर कोशिश करते हैं बड़ी टेक्निकल इश्यूज को बड़ी आसान जुबान में करने के, पर मेरे उनसे दो आज के सवाल हैं। एक ये है कि उन्होंने सारा फोकस जो लगाया है ना, उनका ये कहना है कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमारा मसला सारा ही एक्सपोर्ट्स का है। मगर एक्सपोर्ट्स के अंदर उन्होंने जो है फैसलाबाद में जो हमारी एसेंशियल एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल है या वो मेजर जो हैं, उनको एक रिलीफ दिया हुआ है कि हम उनको गैस का प्राइस जो है ना सब्सिडाइज देंगे, सस्ती गैस देंगे, महंगी नहीं देंगे।
और लोड शेडिंग नहीं उसकी होने देंगे। ये एक मेन वादा है जो कि मैं उनको इतला देता हूं कि उनको जो ईसीसी मीटिंग में बताया गया था कि एलएनजी मौजूद है। मैं और यहाँ इस प्रोग्राम में हम काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि भाई साहब एलएनजी है नहीं है, ना सिर्फ के अवाम को तैयार करते रहते हैं कि तैयार हो जाए दिसंबर में, लोड शेडिंग गैस की होनी जा रही है, आम आदमी के लिए नहीं, ये फैसलाबाद वालों को भी, आप ये जो इंडस्ट्री है इनको भी। आज की तरह ये है, मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ कि वो जो हम रोते रहते थे कि इन्होंने 6 से 3 कार्गो बुलाए थे, अब उनको सडनली रियलाइज हुआ दो महीने इस गवर्नमेंट ने भी ज़ाया कर दिए। आज की खबर यह है कि इन्होंने अब ख्याल आया कि हो हमें 1 2 नहीं 5 कार्गो चाहिए, और कार्गो आने के लिए मिनिमम टाइम जो होता है ना वो 4 महीने लगते हैं। या फिर आप 100 रुपए की चीज़ 2000 रुपए में लेते हैं, स्पॉट बाइंग करें, एकदम मार्केट से खरीदें तो वो भी कुछ अच्छा लगता है, उसमें भी कुछ 1-2 महीने लग जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब एक्सपोर्ट्स वहां पे उनको सस्ती गैस मिलेगी तो फिर एक्सपोर्ट्स वो होंगी। एक तो पहली बात ये है। दूसरा एक क्विकली मैं कह रहा हूँ, क्लास साहब का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, उन्होंने कहा कि हमने बैंक्स के साथ में इस वक्त मीटिंग कर रहे आ रहा हूँ, बैंक्स में आके मैं क्विकली बिल्कुल बैंक से मुतालिक तो हम यकीनी तौर पे बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक में बात को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर नैब को शहबाज शरीफ का रिमांड दोबारा से लेने की जरूरत क्या पेश आई है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसका भी मुकम्मल किस्सा और तनाजुर आपके सामने रखेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक आमिर साहब बात हो रही है, तो इजरायली तैयारे का भी तो जिक्र हुआ, पाकिस्तान आया नहीं आया, क्या असल कहानी थी? ये इतना बड़ा एक वो इशू बन गया कि अभी भी समझ ही नहीं आ रही। आज पार्लियामेंट में भी उस पर जो डिस्कशन हुई है मुझे अभी भी नहीं समझ आई कि असल इशू है क्या। हुआ ये कि उनसे जब पूछा गया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने फौरन 1 सेकंड में उन्होंने कहा ये लगव बात है, गलत बात है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कोई तैयारा नहीं आया। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब उनका बड़ा एक जंपी सा स्टाइल है, एकदम उनको ना जंप से आता है, एकदम खड़े हो गए। तो हमने कहा पता नहीं कितनी धुआंधार इस पर करेंगे। उन्होंने कहा जी ये जो बात कहते हैं थैंक यू, बहुत अच्छी बात की है, मैं इनकी बात मानता हूँ, बिल्कुल अगर ये कह रहे हैं तो आई बिलीव हिम, जो है क्या के बैठ गए। अब हमारी खतला ये थी कि नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया हुआ है कि इसराइल के इशू को उठाना है और अपोजिशन की वैसे ही एक तरीका होता है कि वो इश्यूज को जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, और इसराइल एक ऐसा इशू है जिसपे हमारी अवाम बहुत ज़्यादा, सारी पाकिस्तान पूछ रहा है कि जनाब ये माजरा क्या था, ये आया जहाज़ नहीं आया। तो वो अपोजिशन जनरली उनका है कि वो गवर्नमेंट को इतनी जल्दी रिलीफ नहीं देते, बेल आउट नहीं करते, बचाते नहीं हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बचा दिया। उन्होंने कहा जी देखें ये भी मान गए हैं तो कहानी तो ख़त्म। अब JUI जाहिर है वो वैसे ही आउट है, मैंने कहा ना फजल रहमान साहब आउट हैं, उनके सेकंड ईयर के लोग हैं, वो उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की कि नहीं जनाब इसके ऊपर तफ्तीश करवाएं, हमें एतबार नहीं है, कमेटी बनाएं, ये वो बला बला बला। उसके बाद क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा ख्याल आ गया ओहो शायद मुझसे गलती हो गई है, वो दोबारा खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैंने ये कहा है कि ये ठीक कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पर इनकी बातों में भी वजन है, यानी झूठ आप भी नहीं बोल रहे, सच इनका भी नहीं है। कोई वो समझ नहीं आया, इस तरह की कोई बात है कि कंफ्यूजिंग सा एक माहौल बन गया। मगर कंफ्यूजिंग है कि गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया है, मगर ये है कि मैं इस स्टोरी को बड़ा फॉलो करता रहा हूँ इंटरनेशनली भी, यहाँ भी, कि बात ये है कि ये इसके 2-3 सवाल हैं। एक ये है कि ये एक हकीकत है कि वो जहाज़ यहाँ की एयर स्पेस में आया है और उसमें गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया है, मगर गवर्नमेंट नहीं, हमारी एयर स्पेस की जो मुहाफिज है ना वो पाकिस्तान की अफवाज हैं और उनका तरीकाकार होता है। मैं सुन रहा था इस पर डिस्कशन जो है ना 2-1 एयर मार्शल्स की, वो कह रहे हैं कि जनाब एयरफोर्स का जो हमारा एयर डिफेंस होता है उसके अंदर जो रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स आनी है उनकी डिटेल्स होती है। कोई ऐसा जहाज जिसकी उनके पास पहले इतला नहीं है तो वो ब्लिप करता है, वो एकदम वार्निंग आती है कि ये कहाँ से आ गया, इसकी इतला नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से वो हैं। तो उनकी तरफ से आज गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि जनाब हमारी जो है ना निगरानों ने भी ये कह दिया है कि जनाब वो नहीं कोई आया, हालांकि सिर्फ एविएशन का आया है, बाकी किसी का बयान नहीं आया। मगर मुझे कोई हैरानी नहीं हो गई, ये कोई क़यामत नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ये क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो ये क़यामत बन जाती है। याद रहे कि वहाँ का जो सबसे 2-1 जो बड़े अखबार हैं उसका हार्ट्स अखबार के अंदर के जो एडिटर हैं ये एवी साहब, जिनकी तरफ से पहली दफ़ा ये ट्वीट आई थी, ये बड़ा मोतबर नाम है। सो क्वेश्चन ये बड़े 2-3 आ जाते हैं कि उनको ये लीक करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, और उस वक्त जबकि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसराइल का ओमान के जो ओमान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को, ये एक चल रहा था और बाकी अरब दुनिया से भी एक्सेप्टेंस की खबरें आ रही थी। ऐसे मौके पे इस खबर का लीक करना जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है और अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ। मगर अच्छी बात है क्लास साहब ये करेंगे कि इसमें हर्ज नहीं है
कि इन चीज़ों पे बातचीत करी जाए। पाकिस्तान ने अपने मुफाद के मुताबिक देखना है कि हमें सूट करता है नहीं करता। जिस तरह हम बहस करते हैं, यमन के ऊपर भी बहस करते हैं, सऊदी अरेबिया पे करते हैं, ईरान पे करते हैं, हमने अपना मुफाद देखना है। इस पे बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगर हर्ज नहीं है कि इस पे डिस्कशन हो कि हमारे मुफाद में क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया में रीलाइनमेंट एक हो रही है। हर मुल्क अपने मुफाद से अपने जो 60 70 साल के अरब दुनिया में जो मुल्कों के जो स्टांस था वो तब्दील हो रहा है। सो इस बदलती दुनिया में हमने भी अपने बदलते मुफाद के अंदर देखना है। मुफाद के मद्देनजर क्लास साहब आपने कहा कि डिबेट तो होनी चाहिए, तो हुकूमत अपनी जान की इस तरह से इस तरीके से छुड़वाने की कोशिश मेरा आमिर साहब से थोड़ा सा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं असेसमेंट दे रहा हूँ एज ए कॉमन सेंस जो होती है, मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए हमने ना इसको टेकअप किया, ना हमने इसमें कोई ट्वीट्स किए थे, ना हमने प्रोग्राम में पहले इसको 2-4 दिन लिया जैसे सब ले रहे थे। एक कॉमन सेंस की बात है कि एक वहाँ पे अगर हमारी हुकूमत में या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इसराइल के साथ किसी लेवल पे अगर खुफिया मुज़ाकरा सपोजली हो रहे हैं, विजिट हो रही है, वो कभी भी वहाँ पे आप देखें इसराइल का प्राइम मिनिस्टर वो जहाज लेगा और पाकिस्तान में आके आपके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस से बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग चीज थी। मेरे तो कम से कम जहन नहीं मार रहा था, हो सकता है कल को फैक्ट्स कुछ आ जाए। रीजन अगर आपकी मुलाकात और फिर उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इनिशियली आ रहा ऐसा तो नहीं था, इनिशियली जब इवन निचले लेवल का भी मैं कहता हूँ, निचले लेवल के लिए मुलाकातें कौन कौन से मुल्कों में हो सकती हैं आराम से। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि इमरान खान को पड़ी हो या हमारी आर्मी को पड़ी हो कि पूरा इतना बड़ा ऑलरेडी आपको कुछ मसाइल का सामना है, एक नया आप अपने लिए मसला पैदा कर लें। अब इमरान खान साहब इतने भी वो मेरा ख्याल है वो आप कैसे अनगार्डेड नहीं है, इतने भी ना समझदार नहीं है कि उन्हें आगे इम्प्लीकेशन का नहीं पता था। वो इनवाइट कर लेंगे किसी वहां पे इसराइली किसी अफसर को या इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को कि आप आ जाएंगे पाकिस्तान में मुलाकात करो, सबसे सेफेस्ट है, किसी को पता नहीं चलेगा। अब इसमें असल चीज जो है जो अहम मेरा ख्याल है, उनका क्या नाम है जो पीटीए के आसमा हदीद ने आज अच्छी गुफ्तगू की है। मैं कम से कम उनको इस मामले सपोर्ट देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे अफगान वार हो रही थी, हमारी मुनाफिकतें तो देखें अल्लाह के फजल से, अफगान वार हो रही थी, आप उसकी बुक पढ़ें चार्ली विल्सन वॉर, उसमें बाकायदा ये इंकशाफ है कोई एक आध और भी किताब में कि उस वक्त जनरल जिया ने वहां से उन्होंने खोते मंगवाए थे इसराइल से, जो पहाड़ पे जल्दी चढ़ जाते थे असला लेके, वो खोते आए बाकायदा वहां पे उन्होंने आके वो यूज की हमारे मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान में जंग के लिए। वो इसराइल की अगर आपको उनके लिए नाम है एक, उनको पोनी कहते हैं, आमिर साहब क्या कहते हैं इसका, गधा ही कह लें आप। चलो मैं खच्चर जो है जो बड़े ट्रेंड थे, वह इसराइल के लोग आके हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते रहे जब आप वहाँ जंग लड़ रहे थे वहाँ पे। सवाल यह है कि जब अरब वर्ल्ड उसको बड़ी हद तक तस्लीम कर चुकी है, और आपको याद होगा यासिर वो जो थे अरफात साहब थे, वो दिल्ली जाके बाकायदा उन्होंने इंडिया से इंदिरा गांधी साहबा से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मेडल लिए हुए हैं उन्होंने। हमें कहते थे कि आप अपना स्टैंड जो है ना वो उसी पे कायम रखें, हम पूरी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमें इंडियन वोट की जरूरत पड़ती है वहां पे यूएनओ में, हम तो उनके साथ रिलेशनशिप नॉर्मल रखेंगे। कश्मीर के मसले पे हम आपके साथ नहीं खड़े हुए, आप जाने इंडियन जाने, हमारा कोई तल्लुक नहीं, लेकिन फलस्तीन के मसले पे आपने हमारे साथ खड़ा होना है। मुझे समझे सऊदी अरेबिया हम उनसे सब कुछ लेते हैं, उनसे एक तरह का मजहबी हम वो भी लेते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, उनसे हम वो भी लेते हैं, पेट्रोल भी लेते हैं, डीजल भी लेते हैं, हम पैसे भी लेते हैं। तो थोड़ी सी ये चीज़ भी फिर ले लें सऊदी अरेबिया से कि उन्होंने बड़ी समझदारी की, उन्होंने जनाब हम खित्ते में हैं, हम नहीं लड़ सकते। ईरान के साथ भी हमारी जंग, ईरान सबसे बड़ा उनका एक आर का एनिमी है, ईरान से भी लड़ें, उधर से इसराइल से भी लड़ें, इराक के साथ भी हमारे मसले चलें, यमन में भी लड़ें। उन्होंने ऐसा सबसे बड़ा चैप्टर था इसका इसराइल का, उन्होंने उसको सेटल किया, तुर्की ने आगे सेटल किया, इजिप्ट ने किया, अब ओमान पहुंच गए। तो जो बात आमिर कहते हैं प्रैग्मेटिक वाली बात है, मैं सिर्फ क्या कह दूंगा कि गवर्नमेंट ने बड़ा सेफली जो है ना ये कह दिया, गवर्नमेंट, मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कह रही है, इमरान खान साहब भी सच कह रहे हैं इस पे और शाह महमूद कुरैशी भी के नहीं है, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा भी इदारे होते हैं। और मैं थोड़ा सा टेक्निकल ये फ्लाइटों वाले जो सॉफ्टवेयर है ना सब थोड़े से उसमें इंडल्ज करता हूँ, तो ये जो है ना वो टेक्निकल जो है ना वो ले पाया, बहरहाल उसकी एक गुंजाइश, मगर डिफेंसिव पे जानी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर खुल के डिस्कस होना चाहिए कि हमारे, क्योंकि हमारा हम इंडिया के प्रिज्म से भी देखते हैं अपने मफाद को, तो इंडिया ने एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उनके कोऑपरेशन उसके साथ चल रहा है। हमें अपने मफाद में ये डिस्कशन करनी चाहिए, हम ये नहीं कहते करें या ना करें, मगर डिस्कशन करने में कोई अर्ज नहीं है। बिल्कुल डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन क्लास प्रोग्राम के मुफाद में भी दो बड़े अहम एजेंडा हैं, अंदरूनी कहानियां दो ही हमारे पास है, लेकिन आजम सवाती वाले मामले पे $1 मिलियन के नोट की भी कहानी पब्लिक जानना चाहती है, वो क्या मामला है? शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक भी अंदरूनी कहानी जानना चाहती है। मैं शहबाज शरीफ साहब का जल्दी से एक आध मिनट में इसको सम अप कर देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं मिला रिमांड, क्यों नहीं मिला, जो अंदर की कहानी कुछ थोड़ी सी मैंने पता की है। हुआ ये था कि इन्होंने एक
ये शहबाज शरीफ साहब ने आशियाना इकबाल पे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई थी आह चीमा साहब से। उन्होंने जो आगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बने उसमें उन्होंने ये कहा, जो डील हुई थी इनकी आशियाना के साथ हो रही थी, ये पैरागॉन के साथ, वो डील ये थी कि आप जो हैं हम आपको 2000 ये कनाल देंगे ज़मीन, उसमें कमर्शियल भी होगी, आप इसके बदले में हमें यहाँ फ्लैट जो है ना वो आप हमें यहाँ तमीर करके देंगे। 6400 के करीब तकरीबन फ्लैट थे। ये डील थी कि हम ज़मीन देंगे, आप फ्लैट हमें डेवलप करके। फेयर इनफ। अब इन्होंने क्या काम किया सर, इन्होंने ये नैब ने, इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्होंने पकड़ के हायर करके उनके जरिए इन्होंने उसी की फिजिबिलिटी की दोबारा इन्होंने वो करवाई है, रिव्यू करवाया है। पता ही चला उसमें बड़े घपले सामने आए हैं। आह चीमा साहब ने जो किए, पता ये चला कि ना उसकी टोटल वर्थ जो थी ज़मीन जो इन्होंने देनी थी, आह चीमा ने रखी थी कि 14 अरब की होगी। 14 अरब के बराबर की डील की कि इतने फ्लैट देंगे। अब ये पता चला है ना वो 14 अरब की नहीं थी, वो तो 23 बिलियन रुपीस के करीब थी। उसमें 8 अरब रुपया का उन्होंने पैरागॉन को फायदा दे दिया। अब ये बात जब उन्होंने बताई है उसको शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आप बताएं, उन्होंने कहा मैंने तो, वो कहते नॉट टू माई नॉलेज, मुझे तो इसका पता ही नहीं है। उनका ये कहना था कि मैंने तो किया नहीं है, मैंने तो कहा भी नहीं है। अब उस पर जब जज के सामने ये चीज़ें लगाई गई तो उनसे पूछा गया शहबाज शरीफ साहब से कि सर आप ये बताएं कि आपने फिर इसका तो बोर्ड था, PLD थी, कंपनी थी बकायदा, तो आपने कंपनी के बोर्ड से पावर्स ले के वो उसको निगोशिएट करें, प्रोजेक्ट बना रहे थे, आपने आह चीमा को शिफ्ट कर दिया वन मैन को पूरे बोर्ड से लेके, तो उसने तो ये हरकत करनी थी। फिर उन्होंने जाके बताया ये बात जज साहब को जब रिमांड लेने गए कि जनाब ये तो ये मसला है। तो उन्होंने पूछा उन शहबाज शरीफ साहब से कि आप बताएं, उन्होंने जनाब ये मेरे नॉलेज में नहीं है, तो आह चीमा साहब से पूछें। तो आह चीमे का इनको ये बताया गया है, जहाँ से जज साहब ने नहीं दिया रिमांड इनको बताया गया है, इनके वकील ने समझाया है शहबाज शरीफ साहब को कि आपने इनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। अब साफ ज़रा नैब के अफसरान को टार्चर तो न खुदा न खासा कर नहीं सकते, न चीज़ें को इस तरह की हो सकती हैं कि हद तक आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर हैं। सो उन्होंने कहा जी मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं देना। इसी बुनियाद पर रिमांड एक्सटेंड हो गया, जनाब ये तो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हमें। वो जो उनका वकील है उसने और उनको फंसा दिया, जो उनका ख्याल होगा जहाँ इतने दिन बैठ गए 8-10 दिन और भी बैठ जाएं। अब एक और जो बड़ा अहम मसला बन गया वो ये है, जिसके में ये परेशान है थोड़े से, और शहबाज शरीफ साहब चुप करके बैठे हुए, नैब में नहीं बोल रहे, यहाँ पे हो सकते कल परसों बोलें, कि उन्होंने ये पूछा नैब ने इनसे कि ये बताया कि जनाब आपकी जो फैमिली सेटलमेंट हुई थी 2009 में, उसके तहत तो एक मिल मिली थी आपको, उसकी ये रमजान शुगर मिल आपको मिली थी, उसकी कीमत थी 50 करोड़ रुपए। सही। अब 50 करोड़ से सलमान शहबाज हूँ, हमजा शहबाज हूँ, ये हूँ, इन्होंने 10 कंपनियां बना ली हैं जो अरबों रुपए की हैं। सो वो पूछना चाह रहे हैं कि ये बताएं कि आप 50 करोड़ से सिर्फ एक आपको शेयर जो मिला था रमजान शुगर मिल का, ये 10 कंपनियां आपने कैसे खड़ी कर लें जिनकी वर्थ इज बिलियंस ऑफ रुपीज है। 30 अक्टूबर को उन्होंने बुलाया था सलमान साहब को, उन्होंने लंदन की फ्लाइट पकड़ी और पतली गली से सर वो लंदन निकल गए हैं। ये रीजनिंग थी जो थोड़ी सी मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना माशाल्लाह खुद भी आए और बच्चे भी उनके साथ जो है ना, उनसे एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस जो है वो भी चल रहा है। मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको। स्वाति पे क्विकली, अगर आपने ब्रेक नहीं जाना, लास्ट 2 मिनट से हमारे पास वो बात ये है कि आज ये आई है खबर कि उनके साहबजादे ने कहा कि जनाब वो हम केस वापस लेते हैं। जब ये पूरा इनका एक वतीरा बन गया है PTI का, गुस्सा कर जाते हैं ज़रा सी भी इनके तनकीद के, हालांकि मैं तो गुड कॉप हूँ याद रहे, मगर ये इसको कंट्रोल करने की जरूरत है कि इशू जो एक छोटे से, कब तक वैसे गुड कॉप रहेंगे? ये 3 महीने पूरे होने वाले हैं। उन्होंने खुद कहा है 100 दिन तक है, तो 100 दिन का इंतजार कर रहे हैं। 100 दिन 3 महीने अब आपने 10 महीने, जैसे खान साहब ने 6 महीने बढ़ा दिया ना कि 6 महीने थे, आपने 10 दिन आगे बढ़ा लिया। 100 दिन तक चले कर लें। तो उसमें नॉन इशू में से एक जो है ना वो इशू बना लेते हैं इतना बड़ा, और फिर अड़ जाते हैं कि नहीं जी वो जो है, अब सारे उसमें से इतनी एक बच्चा वर्सेस इतना बड़ा एक वजीर है, और ये वजीर की तफसीलात ये थोड़ी सी क्लास आप जल्दी से बता देंगे कि उसके बाद आप लड़ाई के बाद फिर बैकआउट कर जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं वो तो हमने वापस ले लिया, वो कुछ नहीं है। उसमें गवर्नमेंट की भी शर्मिंदगी होती है, कोई इतना ज़्यादा इनका कोई दूसरा इनका एक पैटर्न नज़र आ जाता है कि यार इनकी इंटरनल वर्किंग नहीं है, कि एक छोटे से बच्चे के खिलाफ केस के लिए जो एक इतना बड़ा वजीर है वो IG को फ़ोन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को कर रहा है, इंटीरियर को कर रहा है। भाई साहब आम आदमी को तो नहीं सोच सकता वो प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करेगा। तो आपने जब कहा है कि जनाब सबके लिए बराबरी, इतने बड़े दावे किए थे कि कानून सबके लिए बराबर है और हम इंश्योर करेंगे, तो वो क्यों नहीं रूटीन में थाने में जाते हैं और वहां से इंसाफ देते हैं, या कम से कम निजाम ठीक करेंगे, आम आदमी को भी थाने से इंसाफ मिले। ये कि जी उन्होंने मेरी कॉल नहीं दिया, आम आदमी तो IG को कॉल भी नहीं कर सकता। सही। तो ये फिर उनके लिए इंसाफ की, वैसे इंसाफ की खूब आपने बात की। मैं ब्रेक की जानिब चली जाती हूँ। नए पाकिस्तान का फौरी इंसाफ किस शक्ल का है, ये तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके ही आपको बताएंगे। मगर इसके साथ साथ आजम सवाती साहब से मुताल्लिक बात चल रही है, तो यकीनी तौर पर माजी में आजम सवाती के हवाले से $1 मिलियन के नोट की क्या कहानी थी, ये भी मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ नेस्ले की अबूरी ऑडिट रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या इंकशाफात हुए हैं, ये भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, आजम सवाती साहब से मुतालिक तो शुरू करेंगे, मगर आमिर साहब ने जाते जाते लाइन इंसाफ पे छोड़ दी थी, तो नए पाकिस्तान के फौरी इंसाफ की शक्ल आप हमारे सामने जरा पेश करें। सुन जी, कल हमने स्टोरी दी थी कि FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने उनका नाम रिजवान असलम, उन्होंने ये वज़ीर आज़म साहब ने जो यहाँ पे कंप्लेंट सेल खोला है, उन्होंने पहली कंप्लेंट उसमें दर्ज कराई थी कि जनाब मुझे जो है पिछले साल ये सस्पेंड कर दिया गया था इस इल्ज़ाम पे कि मैंने वहाँ पे ये PSO का जो डिपो था वहाँ पे रेगुलेटरीज़ हो रही थी, मैंने छापा मारा और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से कंप्यूटर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकाली थी। सो उन्होंने उस वक्त उन्होंने यहाँ पे कहा कि FIA को कहा कि इनको सस्पेंड करवा दिया। इस पे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वज़ीर आज़म ऑफिस में कि जनाब कि आप एक काम करवाएं कि मेरी इंक्वायरी जो है ना नैब से करवा लें या किसी और इदारे से करवा लें, तो मैं उसमें सारी चीज़ें बताने को तैयार हूँ कि मुझे 1.5 साल से नाजायज़ तौर पर FIA जो है इन्होंने मुझे वो करके रखा हुआ, सस्पेंड करके रखा हुआ है, जो इनका बनता नहीं है। ये कल उन्होंने कंप्लेंट की, आज ही उन्हें जनाब FIA की तरफ से आमिर साहब उनको फ़ोन किया है, लेटर किया है, फ़ोन किया है कि जनाब आप जो है आज ही आप खुद भी पेश हों, अपनी बीवी को भी पेश करें और साथ में ब्रदर इन लॉ को भी पेश करें। आपके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं हम कि एसेट्स बियान मीन्स कि आपने शायद कोई फ्लैट बना लिया है, कुछ आपने चीज़ें बना ली हैं। उन्होंने फिर आज एक सेक्रेटरी दाखिला को लिखा है ख़त, उन्होंने जनाब ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, FIA वाले नाराज़ हो गए, बॉसेस जो हैं उनके, जनाब आपको जरूरत कैसे हुई, वज़ीर आज़म को आपने कंप्लेंट की है, उनके सेल में लिख के भेजी है, लिहाजा उन्होंने कहा पहले तो इन्हें को पकड़ लो, अपने आप साले को लेकर, वो ब्रदर इन लॉ है, साली साहबा नहीं है, साथ में वाइफ को भी लें, खुद भी आ जाए। तो उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर को लिख दिया कि आप नैब से मेरी इंक्वायरी करवा लें, एसेट बियान मीन्स की अगर साबित हो। तो ये पहला जनाब कि जिसने इंसाफ लेने की कोशिश की है वज़ीर आज़म साहब के उस शिकायत सेल से, या तो लिख के भेज दें कि अंदर कोई सरकारी अफसर जो है ना वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, उसको जो रगड़ा लगता रहे, उसको जिस वजह सस्पेंड किया गया है वो अलहदा वो उसी पे रहे, वो नहीं कंप्लेंट कर सकता, या तो ये लिख के भेज दें सिर्फ आम लोगों के लिए। दूसरी बात मैं ज़रा थोड़ी सी बशीर मेमन साहब से ज़रा मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके बारे में अच्छी रेपुटेशन है, जो जेंटलमैन, सिंध से ताल्लुक, सिंध से बड़े कम हम देखते हैं कि अच्छे DMG के या पुलिस के ऑनरेबल लोग हैं जिनकी लोग इज़्ज़त करते हैं। मेमन साहब ने अपनी कोई इज़्ज़त कुछ कमाई हुई है, जो हमने ये सुनने में आता है, इनके फार्मर कुलीग्स वगैरह भी कहते हैं। मुझे तो इनकी तारीफ़ की थी एक दफ़ा उन्होंने, मीर ज़ुबैर महमूद ने, बड़ा नाम है मीर ज़ुबैर महमूद का, भी रिस्पेक्ट ही में लाट, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी। सवाल यह है कि आपकी बहू को और आपके बेटे और आपके अजीज़ों के साथ जरदारी साहब ने यही कुछ कराची में किया था कि उन्होंने आपके बच्चों को, आपके एक्सटेंडेड फैमिली को आपको तंग करने के लिए, जब आप फेक अकाउंट की आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने आपके जाके घर पे अटैक करने की कोशिश की, जो घर की फैमिलीज थी, जो हमारे यहाँ रिवायती तौर पर होता नहीं है। और उस वक्त हमने प्रोग्राम भी किया था, अगर आपको याद हो, जब स्टोरी सामने आई थी, हमने इनके वकील को लाइन पर भी लिया था। सवाल यह कि अगर आप भी वही काम कर रहे हैं कि जनाब इतनी गुस्ताखी की है मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने, कि कंप्लेंट की है और इसकी बीवी बुलाओ, इसको बुलाओ और भाई को बुलाओ, तो मेमन साहब मज़ा नहीं आया। मतलब हम समझते हैं कि मेमन खानदानी लोग हैं जो आपके हैं, अगर मेमन साहब भी इस लेवल तक ये चले गए हैं, मेरे लिए थोड़ी सी अनबिलीवेबल सी बात है कि वो ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन अब अगर वो चले गए हैं तो फिर वही वाली बात है जनाब, अब इस पे क्या कह सकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ क्लास अब ये शेयर हो गई, देखते हैं कि DG FIA के तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची। लेकिन तो आपके पास आजम सवाती नोट वाला है, तो जब से वो मुझे स्टोरी याद कराई है आपने कि $1 मिलियन, तो मैंने आज से 2012 में स्टोरी की थी मैंने और अरशद शरीफ साहब ने स्टोरी की थी। मैंने कहा लोगों को याद दिला दें, पहली दफ़ा किसी मसले में नहीं फंस रहे हमारे मेहरबान जो है आजम सवाती साहब। इन्होंने उस वक्त भी सर वहाँ पे हुआ ये था कि एक बड़ा फ्लड आया था 2001-2000 के करीब वहाँ बटग्राम साइड पे, तो ये नए अमेरिका से आए थे, तो पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहते थे, तो ये वहाँ पे गए, इन्होंने ये नाज़िम भी बने थे कुछ अरसे के लिए, आपको याद होगा। इन्होंने वहाँ पे जाके कहा जी मैं डोनेशन देना चाहता हूँ, और डोनेशन इन्होंने वहाँ पे दिया $1 मिलियन का, इन्होंने नोट या प्रमोट जो भी कहें इन्होंने पेश किया वहाँ पे $1 मिलियन का। आम आदमी ये समझता है कि $50 या $100 से का नोट ही नहीं है, खैर इन्होंने वहाँ पे दिया, पेश किया। बाद में पता ये चला कि वो नोट जो था वो जैली था, उस पे खैर वो रोला मच गया। मिनिस्टर साहब हैं जो कि $1 मिलियन का नोट पेश करते रहे हैं, मार्केट में चलाते रहे हैं, चलाते दिया इन्होंने, वो पूरा रोला मच गया कि एक पूरी आर्मी वो कमांड जो उस वक्त की थी वो एक्टिव हो गई, सियासी रोला पड़ गया, यहाँ तक ये टेलीफोन की वो लाइनें खड़े गई कि जनाब एक बंदा अमेरिका से आया, उसने $1 मिलियन का डोनेशन दिया है, इसके लिए नोट दिया है, जहाँ पे बाकायदा आर्मेड गाड़ी सर एक मंगवाई गई, उसके साथ फोर्स लगाई गई, वो लेके नेशनल बैंक तक गई, वो नोट जी नोट को रखा गया वहाँ पे, सारी वो लंबी कहानी है, वो मैं अब आपको क्या सुनाऊं। अरशद शरीफ साहब ने इस पे प्रोग्राम किया था, मैं भी उस प्रोग्राम में शरीक था,
तो वो ज़रा ये सुन लें, दो चीज़ें हैं। पहले तो अरशद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सुन लें। फिर उसके बाद जो वो मौलवी नज़ीर थे जो गवाह थे इस पूरे इस फियास्को के या इस डिबैकल के, उनके साथ भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है जो उन्होंने कंफर्म की थी। सो ये आज़म स्वाति साहब बेचारे जो ना हर दफ़ा किसी न किसी मसले में फंसते रहते, मेरी तमाम हमदर्द है उनके साथ है। ज़रा अरशद शरीफ का ज़रा वो जो 2 क्लिप है ना वो ज़रा सुने पूरी। जी बड़ी से साहब। मिलियन डॉलर मैन की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 23 जुलाई 2001 पूरे मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में एक हंगामा मच गया कि अमेरिका पलट आजम खान, जिन्हें इलाके के लोग डॉलर खान के नाम से जानते हैं, उन्होंने दादर के इलाके में होने वाले एक ट्रेजिडी के मुतासरीन के लिए $1 मिलियन का नोट अतिये में दिया था। ये बहुत बड़ी खबर थी कि किसी आम शहरी ने $1 मिलियन का अतिया दिया था जो कि सैलाबज़दा लोगों के लिए था। इस मामले को फौरी तौर पर फौजी कमांडेंट शिंक्यारी के इल्म में लाया गया, जो उस वक्त सारे रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। एक आर्मी मेजर जरदाद के जिम्मे ये काम लगाया कि वो जो ही $1 मिलियन का नोट आजम खान से वसूल हो, वो एक फौजी दस्ते की क़यादत करते हुए इस नोट को बाहिफाजत मानसेरा छोड़ाएंगे। यूं मेजर साहब बाकायदा अपनी एक गार्ड लेकर शहर गए ताकि कोई हमला करके उनसे वो नोट ना छीन ले। जब ये $1 मिलियन का नोट मानसेरा पहुंच गया तो अगले दिन उसे नेशनल बैंक की मेन ब्रांच में जमा करा दिया गया ताकि इसे कैश कराया जा सके। कमाल उस बैंक मैनेजर का देखेंगे, उसे भी इल्म न था कि $1 मिलियन का कोई नोट नहीं होता, और उन्होंने भी इसे जमा करके उसकी रसीद भी बाकायदा जारी कर दी। 25 जुलाई को आजम खान ने ज़िले इंतज़ामिया को इत्तला दी कि इसने जो नोट दिया था वो जाली था और वो नोट बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर पूरी इंतज़ामिया शर्मिंदा हो गई कि उनके साथ इतना बड़ा मजाक किया गया था। अब अरशद शरीफ ने जो वहाँ मौलवी नज़ीर जिसका जिक्र किया है, जरा उसके साथ टेलीफोन में गुफ्तगू हुई थी, मैं स्टूडियो में मौजूद था, जरा वो भी जरा सुनिए, सुना दीजिए। कंफर्म कर रहे हैं सारी चीजें रहे थे, जिसकी वजह से हमें मजीद तफ्तीश करनी पड़ी और उन मौलवी नज़ीर हजारवी का हमने पता लगाया जिनको सन 2001 में आजम खान ने $1 मिलियन का नोट पेश किया था। मेरी मौलवी नज़ीर हजारवी से क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको सुनाते हैं। मौलाना नज़ीर साहब बात कर रहे हैं? जी जी हाँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ। हम लोग एक चीज मालूम करना चाह रहे थे। 2001 जुलाई का आपको एक नोट दिया था $1 मिलियन का। अच्छा जी, वो किन साहब ने दिया था? वो आजम खान ने दिया था। आजम खान साहब कौन है? वो सेनेटर आजम स्वाति साहब। मेरा ख्याल जब आपको ये नोट दिया गया था, ये इमदाद के लिए दिया गया था। उस पे हम चंदा जमा कर रहे थे ना जब फ्लड आई था सैलाब। अच्छा, तो उसमें काफी लोग मर गए थे, तो उस हवाले से हम माशाल्लाह चंदे जमा कर रहे थे। हम रात को बैंक गए थे, वहाँ तकरीबन 1:30 बजे तक हमारे पास पुलिस भी थी कि भाई काफी रकम थी वो। तो हम तो उसने भी क्या कि मुमकिन है कि ये ठीक हो, लेकिन हफ्ते के बाद उसने खुद फोन किया, मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये ब्लैक कार्ड था। ये तो क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके साथ? ये जाली था, ये असली नहीं था। ये जाली नोट क्यों किया उन्होंने? मजाक किया आप लोगों के साथ? समझ नहीं आ रही। इस पे कोई पर्चा वगैरह करवाया था किसी ने? नहीं, वो दब गए थे ना वहाँ डीएसपी साहब, SHO, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इंतजामिया खुद खामोश हो गई। और जब वो खामोश हो गई तो हम भी चुप हो गए। मैं चलो जी खामोश। अब आप कमेंट करिए। सिर्फ मैं ऐड कर दूं कि वो बच्चे के लिए इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये बच्चों ने मेरे मुलाजमों को मारा, तो आप ये सोच सकते हैं सुनने के बाद कि हमें किस पे एतबार करना चाहिए। याद रहे कि आजम खान स्वाति साहब की एंट्री जो सियासत में हुई हुई थी वो इस तरह के ही नोटों के ज़रिए ही हुई हुई थी। पहले वो जमात इस्लामी में भी रहे, JUI में वो जब लाए गए थे तो JUI का भी एक तरीकाकार है, 2-3 सीटें उन्होंने इस तरह की ATMs के लिए रखी हुई हैं। यहाँ भी ATM के तौर पर ही उनको लाया गया है। अभी मुझे डर सिर्फ ये है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, तो मेरे खदशा ये है कि कहीं ये असद उमर साहब ये जो 50 लाख घर बनाने हैं, तो जिस तरह पानी से पाकिस्तान में गाड़ी चला दी गई थी, ये कहीं इस तरह के $1 मिलियन नोटों से अपना जो है ना कर्जा पूरे करने की कोशिश ना करें। और ये घर वगैरह के दिए मशवरे साजी में इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जरा परहेज ही किया जाए। लास्ट 1 मिनट। अब उसमें बात वही है कि जब आपको अल्लाह बड़ा ओहदा देता है ना, थोड़ी सी रेस्ट्रेंट करनी पड़ती है आपको। यू मस्ट एक्सरसाइज पेशेंस और रेस्ट्रेंट।
आप वजीर हैं, आपके साथ अगर गए, मुझे याद आ गया हम इस तरह उसमें के लोग वजीर भी इस्लाम बन जाते हैं, तो बहुत सारे बन गए हैं। बनाना रिपब्लिक है, ये स्टोरी सुन लें, फिर इसमें Last पाकिस्तान 30 में seconds। बनाना रिपब्लिक में रह के बस अब last 30 एक छोटा सा आपको याद, इस्लामियात में हम पढ़ते थे जब हम स्कूल में, उस पर एक अदद उन्होंने आती होती थी, आपको याद होगा, नज़म बनाई हुई थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब की क्या हालत थी। तो एक आती थी, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पिलाने पे झगड़ा। ये वही वाला हिसाब है। वो एक अच्छी खासी लंबी नज़म है कि गए आगे, गए की वजह से मिनिस्टर साहब और उनके बच्चों ने ये कर दिया कि जाकर पर्चे भी करवाएं। हमसाए हैं आपके, आपको तो उनका ख्याल रखना चाहिए थोड़ा सा। आप चारा भिजवा देते थोड़ा सा, जनाब ये गाय है, ये चारा भी है, गाय लेके गए थे, चारा भी ले जाते। हमसाए के हकूक का ख्याल तो इस्लाम में भी कहा गया कि उनके हकूक का ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।